आज हम बाइनरी सर्च का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका लॉजिक समझने वाले हैं, उसके बाद इसका वर्किंग, देन एल्गोरिथम एंड देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल दैट वियर्ड स्टफ। राइट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाइनरी सर्च काम क्या करता है। ओके, देखो, अगर सपोज हमें एक अरे दिया गया है जिसके अंदर अलग अलग नंबर्स है और हमें एक नंबर सेपरेटली दिया गया है, तो बाइनरी सर्च के मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि वेदर दिस नंबर इज प्रेजेंट इन दिस अरे और नॉट। मतलब बाइनरी सर्च के मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये नंबर इस अरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, शुद्ध हिंदी में। अब हम इसका लॉजिक देखते हैं, ठीक है। अब इसका लॉजिक देखते हैं, ठीक है। देखो, लॉजिक के अंदर सबसे पहले हम ये सिनेरियो क्या है ये समझते हैं। ये अरे हमें दिया गया है, ओके। अब क्योंकि 8 नंबर है इस अरे के अंदर, इसलिए n इज इक्वल टू 8 एंड उसके बाद ये सारे के सारे इंडेक्सेस है एंड ये नंबर हमें सेपरेटली दिया गया है। अब हमें ये ढूंढना है बाइनरी सर्च की मदद से कि ये नंबर इस लिस्ट के अंदर यानी कि इस अरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। अब जो हमारा बाइनरी सर्च है वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो इस अरे को हाफ में डिवाइड कर देगा। अब अगर इस अरे को उसने हाफ में डिवाइड कर दिया तो सिनेरियो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब बेसिकली ये हमारा पार्टीशन होगा, यहाँ पे ये अरे हाफ में डिवाइड हो गया। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा नंबर इस तरफ है। अब अगर हमारा नंबर इस तरफ है तो पार्टीशन के उधर साइड का हमें तो कोई काम ही नहीं है। अब अगर पार्टीशन के उधर साइड का हमें कोई काम ही नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा जो नया अरे बनेगा दैट वुड बी दिस, राइट। अब बाइनरी सर्च क्या करेगा, बाइनरी सर्च इसको भी हाफ में डिवाइड कर लेगा। बहुत नालायक है वो, राइट। अब अगर इसको उसने हाफ में डिवाइड कर दिया तो हमारा पार्टीशन कुछ ऐसे दिखेगा। अब हमारा जो नंबर है 10 जो हमें ढूंढना है वो या तो पार्टीशन के उस तरफ हो सकता है या तो इस तरफ हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो जो 10 है जो हमें ढूंढना है वो पार्टीशन के इस तरफ है। अब अगर वो नंबर इस तरफ है तो पार्टीशन के उस तरफ का तो कोई हमें काम ही नहीं है। अब अगर पार्टीशन के उस तरफ का हमें कोई काम ही नहीं है तो हमारा जो नया अरे बनेगा दैट वुड बी दिस, क्योंकि काम तो हमें इस साइड का है, ओके। अब नया अरे बनने के बाद अगेन बाइनरी सर्च उसको भी हाफ में डिवाइड कर लेगा। अब अगर बाइनरी सर्च ने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया तो हमारा पार्टीशन कुछ ऐसे बनेगा, राइट। अब जो हमारा नंबर है जो हमें ढूंढना है वो पार्टीशन के उस तरफ हो सकता है या तो इस तरफ हो सकता है। अब अगर लेट्स से वो नंबर इस तरफ है तो उस तरफ का हमें कोई काम ही नहीं है। अब अगर उस तरफ का कोई हमें काम ही नहीं है तो हमारा जो नया अरे है वो ये है, तो हमें हमारा नंबर मिल गया। तो बेसिकली बाइनरी सर्च ऐसे काम करता है, राइट। अब बाइनरी सर्च काम कैसे करता है वो तो हमने देख लिया। अब इसका वर्किंग देखते हैं, मतलब बेसिकली एक्चुअल इसका वर्किंग जिसके मदद से एल्गोरिथम हम बनाने वाले हैं वो वाली चीज़, ठीक है। बट उसके पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि प्लेग्राउंड का मतलब क्या होता है। अब प्लेग्राउंड ये टर्म तुम्हें कहीं बुक वगैरह में नहीं मिलने वाला, ये मेरा खुद ने बनाया हुआ टर्म है, राइट। प्लेग्राउंड मतलब देखो, इनिशियली हमने क्या किया था, इनिशियली हमें ये पूरा का पूरा अरे मिला था, उसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया था, राइट। तो इनिशियली जो पूरा का पूरा अरे हमें मिला था वो हमारा प्लेग्राउंड है, मतलब जिसके ऊपर हम खेल रहे हैं। देन उसको हमने हाफ में डिवाइड किया, तो हाफ में डिवाइड करने के बाद ये हमें नया अरे मिला, तो ये हमारा नया प्लेग्राउंड है जिसके ऊपर हम खेल रहे हैं। देन इसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, फिर इसको हाफ में डिवाइड करने के बाद ये नया अरे हमें मिला, मतलब बेसिकली हमारा नया प्लेग्राउंड जिसके ऊपर हम खेल रहे हैं, एंड देन सो ऑन। तो प्लेग्राउंड मतलब बेसिकली हमारा मैदान जिसके ऊपर हम खेल रहे हैं, राइट। अब इसका वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले सिनेरियो तुम लोग को समझा देता हूँ। हमारे पास ये अरे है जो हमें दिया गया है, इसके अंदर क्योंकि 7 नंबर्स है इसलिए n इज इक्वल टू 7, ये सारे के सारे इंडेक्सेस है एंड ये नंबर हमें ढूंढना है। मतलब बेसिकली बाइनरी सर्च की मदद से हमें ये पता करना है कि क्या ये नंबर इस अरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, ओके। अब इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग देखने से पहले हमारा प्लेग्राउंड क्या है, इनिशियल प्लेग्राउंड क्या है, इनिशियल प्लेग्राउंड इज फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स 6, मतलब पूरा का पूरा अरे हमारा प्लेग्राउंड होता है ना इनिशियली। अब अगर पूरा का पूरा अरे हमारा प्लेग्राउंड है तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखो, इसको डिफाइन करने के लिए हमें 2 एलिमेंट्स लगते हैं। एक होता है स्मॉल विच वुड बी इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा होता है लार्ज विच इज 6। 0 मतलब सबसे छोटा इंडेक्स और 6 मतलब सबसे बड़ा इंडेक्स। तो मतलब पूरा का पूरा प्लेग्राउंड डिफाइंड हो गया ना फ्रॉम 0 टू 6, राइट। उसके बाद बाइनरी सर्च इस अरे को हाफ में डिवाइड करता है,
तो हम इस अरे को हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे? मिड इज इक्वल टू स्मॉल प्लस लार्ज अपॉन 2, सिंपल ऑब्वियसली। तो दैट इज 0 प्लस 6, दैट इज 6 एंड 6 अपॉन 2 दैट इज 3। ओके, अब हमने इस अरे को डिवाइड तो कर दिया हाफ में, बट हमें कैसे पता चलेगा कि जो नंबर हमें ढूंढना है विच इज 30 वो पार्टीशन के उस तरफ है या पार्टीशन के इस तरफ है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं कंपेयर, बट किसको किससे? ए ऑफ मिड को जो नंबर हमें ढूंढना है विच इज z से। तो अभी a ऑफ मिड का वैल्यू क्या है? 3, मतलब a ऑफ 3, व्हाट द हेल इज a ऑफ 3? a ऑफ 3 इज 40। ओके, तो मतलब a ऑफ 3 इज 40, मतलब हमें ये पता चल चुका है कि जो हमारा पार्टीशन है ना वो ऐसा है, लाइक यहाँ पे हमारा पार्टीशन बना हुआ है। तो अगर वापस हम आए तो a ऑफ मिड यानी कि 40 को हम z से कंपेयर करेंगे। z क्या है? z इज 30, जो हमें नंबर ढूंढना है। अब यहाँ पे 40 इज ग्रेटर देन 30 ऑब्वियसली, राइट। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है, और वो छोटी सी चीज़ ये है कि बाइनरी सर्च का एक कंस्ट्रेंट होता है, मतलब बेसिकली बाइनरी सर्च का तुम कह सकते हो कि एक लिमिटेशन होता है, और वो लिमिटेशन ये है कि बाइनरी सर्च तभी काम करेगा जब जो अरे दिया गया है वो अरे सॉर्टेड है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देखो सारे के सारे नंबर्स सॉर्टेड है, सारे के सारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर ये सिचुएशन है तभी बाइनरी सर्च काम करेगा। तो बेसिकली ये चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत थी। अब जो नंबर हमें ढूंढना है वो क्योंकि 40 से छोटा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो नंबर हमें ढूंढना है वो 40 के इस तरफ है, मतलब 40 के लेफ्ट में है, क्योंकि वो नंबर 40 से छोटा है ना यार, और ये अरे सॉर्टेड है, राइट। ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि जो नंबर हमें ढूंढना है 40 के इस तरफ है। अब अगर हमारा नंबर 40 के इस तरफ है तो 40 और उधर का जो अरे है या उधर का जो पार्ट है उसका तो हमें कोई काम ही नहीं है, मतलब इस पूरे का हमें कोई काम नहीं है, राइट। क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारा नंबर तो इस तरफ है 40 के, इस चीज़ के वजह से। ओके, अब अगर इसका हमें कोई काम ही नहीं है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, और अब हमारा जो नया प्लेग्राउंड है दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग विद 2, राइट। अब हमारा जो स्मॉल है दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा जो प्लेग्राउंड है वो 0 से तो शुरू हो गया, बट हम उसको 2 पे कैसे एंड करेंगे? देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला तुम्हें यूज़ करना पड़ता है, और यही फॉर्मूला तुम हमेशा तब यूज़ करोगे जब जो नंबर तुम्हें ढूंढना है दैट इज लेस देन ए ऑफ मिड, ठीक है। एंड द फॉर्मूला इज लार्ज इज इक्वल टू मिड माइनस 1। सो व्हाट द हेल इज मिड? मिड इज 3 माइनस 1 दैट इज 2, सिंपल। तो अभी स्मॉल का वैल्यू तो 0 होगा, बट लार्ज का वैल्यू चेंज होगा फ्रॉम 6 टू नया लार्ज का वैल्यू दैट इज 2। देखो अभी हमारा प्लेग्राउंड नया है, अभी हमारा प्लेग्राउंड 0 से शुरू हो रहा है और 2 पे ख़त्म हो रहा है एज वी वांटेड, राइट। अब सेम प्रोसेस रिपीट होगा, मिड इज इक्वल टू स्मॉल प्लस लार्ज अपॉन 2, that is 0 plus 2 upon 2 that is 2 upon 2 that is 1, right। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे a of mid और z, what the hell is mid is 1, तो a of 1, what the hell is a of 1 that is 20 और z जो नंबर हमें ढूंढना है that is 30। now here 30 is greater than 20, ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नंबर हमें ढूंढना है वो 20 से बड़ा है। अब क्योंकि वो 20 से बड़ा है इसीलिए हमारा नंबर 20 के बाद कहीं तो भी है, ओके। अब अगर हमारा नंबर 20 के बाद कहीं तो भी है तो 20 और उसके पहले जितने भी नंबर्स हैं उनका हमें तो कोई यूज़ ही नहीं है, तो 20 और उसके पहले जो भी नंबर्स हैं उनका हमें कोई यूज़ नहीं है, राइट।
अब अगर हमें इसका कोई यूज़ नहीं है और इसका कोई यूज़ नहीं है तो बचता हमारे पास ये एक ही डब्बा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अगली बार हमारा प्लेग्राउंड होगा वो 2 से ही शुरू होना चाहिए और 2 पे ही ख़त्म होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखो, लार्ज तो 2 है, मतलब लार्ज इज इक्वल टू 2, बट स्मॉल को हम 0 से 2 पे कैसे करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला इज स्मॉल इज इक्वल टू मिड प्लस 1। what the hell is mid? 1 1 plus 1 that is 2 हो गया। स्मॉल इज इक्वल टू 2, तो लार्ज इज इक्वल टू 2, स्मॉल इज इक्वल टू 2। ओके, अब सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। मिड इज इक्वल टू स्मॉल प्लस लार्ज, ओ सॉरी फॉर दैट, माई बैड, अपॉन 2 is equal to small plus large, that is 2 plus 2 that is 4, 4 upon 2 that is 2। ओके, इसके बाद हमने क्या किया था? a ऑफ मिड को z के साथ कंपेयर करो। a ऑफ मिड और z, what that is a ऑफ मिड, मिड का वैल्यू क्या है? 2, तो a ऑफ 2 that is 30 और z का वैल्यू इज 30। नाउ these both are equal। जब a ऑफ मिड और z दोनों इक्वल आ जाते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर हमें ढूंढना है दैट इज अवेलेबल इन द अरे, एंड दैट इज आवर आंसर। व्हाट इज आवर आंसर? कि जो नंबर हमें ढूंढना था वो नंबर अरे के अंदर अवेलेबल है, एंड वो सच में अवेलेबल है, तो मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, नाउ एक कंडीशन मैं तुम्हें दे रहा हूं, व्हाट इफ, यानी कि अगर जो नंबर हमें दिया गया है वो अरे के अंदर अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो वो हम कैसे पता करेंगे? लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें z इज इक्वल टू 0 दिया गया है, अब 0 अरे के अंदर है ही नहीं गई, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो, जब स्मॉल का साइज लार्ज से बड़ा हो जाता है या लार्ज का साइज स्मॉल से छोटा हो जाता है तब हमें ये पता लग जाता है, या तब हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर हमें दिया गया है वो अरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं? कर तो सकता हो, I mean, थोड़ा टाइम लगेगा, चलो प्रूफ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 30 के जगह पे z इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ओके, z इज इक्वल टू 0 दिया गया है। अब ये जो 0 है वो अरे के अंदर कहीं प्रेजेंट ही नहीं है। अब शुरू करेंगे हम सॉल्व करना। स्मॉल इज इक्वल टू 0 और लार्ज इज इक्वल टू 6। स्टार्टिंग में हमारा प्लेग्राउंड पूरा का पूरा होगा क्योंकि ठीक है। तो अभी मिड इज इक्वल टू स्मॉल प्लस लार्ज अपॉन 2 दैट इज 0 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज 3। देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम ए ऑफ मिड यानी कि 40 एंड यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, नाउ यहाँ पे 40 वुड बी ग्रेटर देन 0। देन उसके बाद लार्ज इज इक्वल टू मिड माइनस 1 दैट इज व्हाट दैट इज मिड दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। ओके, अब यहाँ पे अब इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? लार्ज स्मॉल वुड बी 0 एंड लार्ज वुड बी 2, राइट। हमारा प्लेग्राउंड ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? अगेन मिड इज इक्वल टू स्मॉल प्लस लार्ज अपॉन 2 दैट इज 0 प्लस 2 दैट इज 2 अपॉन 2 दैट इज 1। देन उसके बाद a ऑफ मिड और z के साथ कंपैरिजन होगी। व्हाट दैट इज a ऑफ मिड दैट इज a ऑफ 1 दैट इज 20 एंड z 0। नाउ 20 इज ग्रेटर देन 0। मैंने तुम लोग को क्या बोला था? जो नंबर हमें ढूंढना है जब वो a ऑफ मिड से छोटा है तो ये फॉर्मूला यूज करना होता है। तो अगेन यही फॉर्मूला यूज होगा, लार्ज इज इक्वल टू मिड माइनस 1 इज इक्वल टू मिड का वैल्यू 1 है तो दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो अभी हमारा स्मॉल का वैल्यू तो 0 है, इक्वल टू 0, एंड लार्ज का वैल्यू वुड बी फ्रॉम 2 to 0 क्योंकि 0 हमारा नया अपडेटेड वैल्यू है, इक्वल टू 0। देन
मिड इज इक्वल टू एस प्लस एल, यानी कि स्मॉल प्लस लार्ज अपॉन टू, 0 प्लस 0 दैट इज 0 अपॉन टू, दैट इज 0। उसके बाद ए ऑफ मिड और z सेम, ए ऑफ मिड यानी कि ए ऑफ 0 व्हाट दैट इज ए ऑफ 0 दैट इज 10, और जो हमें ढूंढना है नंबर 0। नाउ अगेन 10 इज ग्रेटर देन 0। अब अगर 10 इज ग्रेटर देन 0 अगेन हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लार्ज इज इक्वल टू मिड माइनस 1 इज इक्वल टू, अब मिड क्या है, मिड 0 है और 0 माइनस 1 क्या है, माइनस 1। अब यहाँ पे देखो आगे स्मॉल का वैल्यू सेम 0 ही रहेगा, बट लार्ज का वैल्यू वुड बी -1। देखो स्मॉल जो है दैट हैव बिकम ग्रेटर देन लार्ज, या लार्ज जो है दैट हैज बिकम स्मॉलर देन स्मॉल। ओके, जब ये सिचुएशन आता है तब वी कैन से दैट कि जो नंबर हमें दिया गया है दैट इज नॉट अवेलेबल इन द अरे, या दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे, एंड इन दिस सिनेरियो दैट इज राइट, 0 इज नॉट अवेलेबल इन द अरे। ओके, तो बेसिकली हमारा जो बाइनरी सर्च है वो ऐसे काम करता है। अब हम इसका एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे, सारे के सारे नंबर्स आई एम पुटिंग इट बैक टू देयर पोजीशन। अब हम इसका एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इंट बाइनरी सर्च। यहाँ पे मैंने इंट क्यों लिखा वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले अरे ऑफ कोर्स, उसके बाद स्मॉल और लार्ज पास करना पड़ेगा, इंट स्मॉल और इंट लार्ज, एंड उसके बाद जो नंबर हमें अरे के अंदर फाइंड आउट करना है वो भी तो पास करना पड़ेगा ना यार, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इंट z, ठीक है। अब अंदर जाने के बाद हमने लार्ज, स्मॉल और z को डिफाइन कर लिया है, बट जिस चीज़ को हमने डिफाइन नहीं किया वो है मिड के बारे में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको अंदर डिफाइन करने वाले हैं, इंट मिड, ठीक है। अब सबसे पहले हम आखिरी से शुरू करेंगे। कब हम ये कहेंगे कि जो नंबर हमें ढूंढना है वो अरे के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, जब स्मॉल का वैल्यू लार्ज से बड़ा हो जाएगा तब हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ स्मॉल इज ग्रेटर देन लार्ज रिटर्न 0, ठीक है। इसका मतलब जब नंबर अवेलेबल नहीं है तब हम रिटर्न 0 करते हैं या करेंगे, और जब नंबर अवेलेबल है तब हम रिटर्न 1 करेंगे। और क्योंकि हम रिटर्न 0 या रिटर्न 1 कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने इंट लिखा है, ठीक है। तो जब स्मॉल का वैल्यू लार्ज से बड़ा होता है हम रिटर्न 0 करेंगे। अब अगर स्मॉल का वैल्यू लार्ज से बड़ा नहीं है तो उस केस में ये 3 कंडीशंस हो सकते हैं, तो अभी इन तीनों कंडीशंस को हम डिफाइन करेंगे, बट उससे पहले हमें मिड को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों कंडीशन में सबसे पहले मिड को तो कैलकुलेट करना ही पड़ता है ना यार, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मिड इज इक्वल टू स्मॉल प्लस लार्ज अपॉन 2, राइट। उसके बाद सबसे पहले हम इस कंडीशन को डिफाइन करते हैं, इफ ए ऑफ मिड इक्वल टू जेड, ए ऑफ मिड इक्वल z, अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो नंबर हमें ढूंढना है वो नंबर अरे के अंदर अवेलेबल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 1, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ ये कंडीशन, राइट। तो अभी ये कंडीशन क्या है, ए ऑफ मिड इज लेस देन z, अगर ये है तो स्मॉल का वैल्यू हमें चेंज करना है। तो अभी यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ सिर्फ स्मॉल का वैल्यू चेंज करना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न बाइनरी सर्च। और मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा। सबसे पहले तो ये, उसके बाद मिड प्लस 1 then large and z, right। अब
मेरा ये सेंटेंस लिखने के पीछे दो रीजंस है। सबसे पहला रीजन ये है कि अगर ये कंडीशन है तो हमें स्मॉल का वैल्यू चेंज करना पड़ता है फ्रॉम स्मॉल का ओरिजिनल वैल्यू टू मिड प्लस वन, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे देखो सेकंड स्मॉल है और यहाँ पे भी सेकंड हमने स्मॉल की जगह पे या स्मॉल को बेसिकली मिड प्लस वन पास किया है। ओके, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि अगर ये कंडीशन आता है तो हमें अगली कंडीशन के ऊपर भी तो जंप करना पड़ेगा ना यार। तो अगली कंडीशन के लिए क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सारी की सारी चीजें वही होने वाली है, स्मॉल और लार्ज का वैल्यू अपडेटेड लगने वाला है, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगा वही वैल्यू यहाँ पे लगने वाला है। देन उसके बाद मिड कैलकुलेट होगा, ठीक है, एंड देन उसके बाद ये कंडीशन आएगा, राइट, एंड देन ये आएगा। मतलब बेसिकली यहां तक तो वही वही सारी चीजें। तो इंस्टेड ऑफ वो सब करते बैठना हमने डायरेक्टली इसी को कॉल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी तो वही सारी चीजें हो रही है। और यहाँ पे अगेन ये भी चेक हो जाएगा कि ये होने के बाद, यानी कि बेसिकली ये अपडेट होने के बाद क्या नंबर्स मैच हो रहे हैं। अगर मैच हो रहे हैं तो रिटर्न 1 आएगा, अगर मैच नहीं हो रहा है यानी कि अगर ये कंडीशन आ रही है तो रिटर्न 0 जाएगा ना यार। और अगर फिर भी ये सब नहीं होता है तो फिर अब हम इस कंडीशन के ऊपर जंप करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स, क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशन होने के बाद ये अकेली ही कंडीशन बच जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा एल्स। तो एल्स मतलब बेसिकली ये कंडीशन वो तो अज्यूम्ड है, अगर ये कंडीशन है तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न बाइनरी सर्च ए, उसके बाद स्मॉल, स्मॉल की जगह पे स्मॉल ही लिखेंगे क्योंकि स्मॉल को तो कुछ चेंज करना है नहीं, बट लार्ज की जगह पे हम मिड -1 लिखेंगे, ओके, एंड जेड वैसे का वैसा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे ये हमारा एल्गोरिथम हो चुका है। और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये थोड़ा सा एलसिफ के थोड़ा सा उधर लिखना, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसीलिए हमने थोड़ा सा इधर लिखा, बट एग्जाम में ये थोड़ा सा उधर लिखना ताकि थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग दिखे, ओके। और वो बराबर भी है, वैसे लिखना भी चाहिए। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर आपको एग्जाम में इस सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो, क्योंकि नोट्स के अंदर हमने एग्जाम में आने वाले ऑलमोस्ट सारे के सारे एल्गोरिथम्स, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स इंक्लूड किए हैं, जिनको पढ़ के आप इजीली एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली एग्जाम में पूरे के पूरे आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। आपको पता है ये सब्जेक्ट कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अभी के अभी नोट्स परचेस कीजिए और इस सब्जेक्ट का अभ्यास करना चालू कर दीजिए, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर जंप करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो एल्गोरिथम हमने लिखा है, ये एल्गोरिथम एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है। मतलब इस एल्गोरिथम के अंदर रिकर्जन का इस्तेमाल किया गया है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को बुलाया गया है। अब अगर हमें ऐसे रिकर्सिव एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना होता है तब नॉर्मली हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें रिकरेंस रिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब रिकरेंस रिलेशन के अंदर कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास्टर मेथड, रिकर्जन ट्री मेथड वगैरह वगैरह वगैरह। उनमें से किसी एक मेथड को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ऐसे एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। हम जिस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं उसे हम कहेंगे मास्टर मेथड। मास्टर मेथड के ऊपर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बना के रखा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं दिखा है दैट्स टोटली फाइन। जो चीज़ें आपको अभी समझने की ज़रूरत है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, तो आपको ज़्यादा हिलने की ज़रूरत नहीं है, अब यहीं पे बैठिए, ठीक है। अब मास्टर मेथड के अंदर आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है कि इक्वेशन के फॉर्मेट में लाओ। ये इक्वेशन हमें दिया गया है, हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में जो हम लिखेंगे अभी, मतलब इस एल्गोरिथम के हिसाब से हमारे इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना है बेसिकली। तो अभी हम कैसे लाएंगे, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। देखो अगर तुम्हें याद होगा लेक्चर के स्टार्टिंग में जब हम इसका लॉजिक देख रहे थे, मैंने तुम लोग को बोला था कि बाइनरी सर्च क्या करता है। बाइनरी सर्च जो भी अरे दिया गया है उस अरे को इनिशियली हाफ में डिवाइड कर देता है, मतलब बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2 सब प्रॉब्लम्स है, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि उन 2 सब प्रॉब्लम्स में से एक सब प्रॉब्लम को ही पकड़ के हम आगे जाते हैं ना, दूसरे को तो हम पकड़ते ही नहीं थे, क्योंकि उसमें हमारा उसमें जो नंबर हमें ढूंढना था वो तो होता ही नहीं था।
राइट तो उन दो सब प्रॉब्लम्स में से किसी एक को ही हम पकड़ते थे और आगे बढ़ते थे, राइट इसीलिए द नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स वुड बी 1। ओके तो हमारा जो इक्वेशन है t ऑफ n इज इक्वल टू, देखो अब a के जगह पे हम 1 लिखेंगे तो लाइक लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 इंटू वॉट एवर ही होता है, तो मत लिखो, दैट इज़ बेटर। उसके बाद ये b आ जाता है। अब b का मतलब क्या होता है? b का मतलब होता है साइज ऑफ सब प्रॉब्लम्स। तो अभी अरे को हाफ में डिवाइड करने के बाद दो अरे निकल के आते हैं, तो मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि हर अरे का साइज हाफ हो गया? तो मतलब साइज ऑफ एवरी सब प्रॉब्लम इज हाफ, सिंपल एज दैट, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n/2, ठीक है। एंड उसके बाद f ऑफ n, व्हाट द हेल इज f ऑफ n? f ऑफ n का मतलब होता है ओवरहेड कॉस्ट। मतलब एल्गोरिथम के अंदर रिकर्जन के अलावा हमने क्या क्या किया है उसको हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। अब अगर आई मीन लॉजिकली देखा तो रिकर्जन के अलावा इस पूरे एल्गोरिथम के अंदर हमने बस ये कैलकुलेट किया है, और ये जो कैलकुलेशन हमने किया है ये एट द एंड ऑफ द डे एक स्टेटमेंट दिया है, इसीलिए f ऑफ n के जगह पे हम लिखेंगे 1। अगर ये कोई लूप होता था तो बात अलग होती थी, बट क्योंकि ये लूप नहीं है जो बार बार घूमते रहता है, क्योंकि वो नहीं है, ये बस एक सिंगल स्टेटमेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 1। ओके अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें तीन चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए तुम्हें बस इसको और इसको कंपेयर करना है। हमने इसको इस फॉर्म में ला लिया ना यार, अब बस कंपेयर करो, आंसर निकालो। व्हाट दैट इज ए का मतलब देखो a के जगह पे 1 है तो a का वैल्यू 1। उसके बाद व्हाट दैट इज b के जगह पे देखो 2 है तो b का वैल्यू 2। उसके बाद व्हाट दैट इज f ऑफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, अब इसका वैल्यू निकालना है, इसे फाइंड करो लिखा है, तो n रेज टू लॉग a बेस b इज इक्वल टू n रेज टू लॉग व्हाट दैट इज a 1 है एंड व्हाट दैट इज b 2, तो दैट इज n रेज टू लॉग 1 बेस 2। तो हमारे कैलसी है, ऑन करेंगे log 1 एंड बेस 2 इक्वल्स टू 0। तो अभी क्योंकि इसका वैल्यू 0 आता है दैट इज n रेज टू 0 विच इज इक्वल्स टू 1। ओके तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 भी हो गया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें ये देखना है कि ये जो गंध हमने फैलाई है ये इन तीन में से किस केस के साथ मैच करती है, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो n log a बेस b इक्वल्स टू 1, राइट, और f ऑफ n भी इक्वल्स टू 1, राइट। अब यहाँ पे ये जो है ये केस नंबर 2 के साथ मैच करता है, बिकॉज इफ n रेज टू लॉग ए बेस बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ n, देखो दोनों इक्वल्स है, मतलब दोनों सेम है, मतलब बेसिकली केस नंबर 2 सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस 2 इज सेटिस्फाइड, या तुम ये कह सकते हो कि केस 2 ऑफ मास्टर मेथड इज एप्लीकेबल। ओके मास्टर मेथड लिख देना और उसके साथ तुम एक केस भी लिख सकते हो, तो उससे पेपर चेकर को ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, तो अभी केस नंबर 2 सेटिस्फाई हुआ, मतलब बेसिकली ये केस सेटिस्फाई हुआ। तो अगर ये सेटिस्फाई हुआ है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है ये, तो Tn यानी कि बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n raised to log a base b, what the hell is n raised to log a base b, that is 1 into log n and यहाँ पे log n, ठीक है। तो ये तुम्हारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, या तुम इसको वर्स्ट केस भी कह सकते हो ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।